8 जनवरी का करंट अफेयर्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, पीसीएस वाला करंट अफेयर्स है और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड है और साथ में उसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पहला है भारत में आपका जो हैदराबाद है, हैदराबाद में पहला ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया है। ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया है ये। ठीक है, ये ओपन रॉक म्यूजियम है ये हैदराबाद में। ठीक है, यहां पर इन रॉक्स के ऊपर यहां पर रखा गया है कि किस तरह की रॉक्स होती हैं। अब ये जो रॉक्स हैं ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का और बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर कैसे बने, रॉक्स कैसे बनी, सॉइल कैसे बनती हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है आप लोगों से। और एक क्वेश्चन पीसीएस प्री में तो मतलब बहुत संभावना रहती है कि हर साल आता ही है। तो करंट अफेयर्स से अगर पूछा जाएगा तो पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि भाई पूछा जाएगा कि ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर है हिंदुस्तान का, तो है हैदराबाद। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स वाला। अब इसको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो पहले देखेंगे क्या है। तो भारत का पहला ओपन रॉक हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये रखा गया कि जो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स या हमारा जो पृथ्वी बनी है तो उसमें जो परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो उसमें समय समय पर जो चेंजेस आए हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है। तभी देखेंगे किस तरह से रॉक्स अलग अलग टाइम पे बनती हैं। ये लावा से बनती है, लावा से बना, क्योंकि दो फैक्टर बहुत रहते हैं, एक टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर के से परिवर्तन बहुत होते हैं। कुछ चीज दबा दोगे तो उसका स्वरूप चेंज होना शुरू हो जाता है वो। तो अभी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लगभग 3.5 बिलियन साल जो हो गया, लगभग 12 बिलियन साल का पूरी पृथ्वी बनी है और उसमें भी 3.5 बिलियन साल जो है वो रॉक्स जब बनना शुरू हुआ था ये। ठीक है, तो वो पूरा इन्होंने प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। एक जीएस में आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये पढ़ेंगे हम लोग जब आप जीएस पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब से पृथ्वी बनी और जब से रॉक्स बने, प्री कैम्ब्रियन एरा होता है। ठीक है, पहला रॉक बना, उस पर दूसरा कैसे रॉक बना, फिर पहाड़ बने, करते करते पूरा जो लाइफ स्टाइल आया और मौजूदा साल में टाइम आया जहां पर होमो सेपियंस आए, इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जुरासिक एरा एक आएगा, पूछा था कि उस समय क्या था, डायनासोर टाइप बहुत सारे इस तरह के थे। तो पहले रॉक्स आए, फिर पानी में मछलियां आई, मछलियों से फिर वो एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, मैमल्स आए, फिर लास्ट में आके होमोसेपियंस आए। ठीक है, इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल और सवाल बहुत पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3.5 बिलियन इसका जो है वो ये समझने की कोशिश की है कहां पर, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया भी, क्लियर है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, किसने स्टार्ट किया इसको, ये आपका ध्यान है, जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने किया है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, जितेंद्र सिंह है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे चीज जो मोदी जी ने इनॉग्रेट नहीं की है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे म्यूजियम, ऐसे सेशन, मिशन या जो भी चीजें हैं जिसमें मोदी जी ने नहीं किया हुआ है, एग्जामिनेशन में आपको पकड़। तो यहां पर क्या है, जितेंद्र सिंह जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आपसे हो सकता है ये पूछ सकता है कि भाई जो हैदराबाद में रॉक म्यूजियम आया है इसका इनॉग्रेशन किसने किया, मोदी, रामनाथ कोविंद जी, जितेंद्र सिंह, कौन है? तो आपको लगेगा क्या, लगेगा यार मोदी जी हर जगह दिखाई देते हैं, वही होंगे। ठीक है, तो वो जितेंद्र सिंह हैं। ध्यान रखना, ये कैच होते हैं, कैच, फंसने वाले, तो वहां नहीं फंसना है। ध्यान रखना, यही एग्जाम का रहता है, कहां पर हमें मेहनत करनी है, कहां पे फंसना नहीं, इससे बच के रहना है। तो ये ध्यान रखना, जहां पर जिस चीज को मोदी जी ने नहीं इनॉग्रेट किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स यूपी पीसीएस 2022 के लिए जो एक कोर्स है, अगर आप चाहते हैं 2022 के लिए तो उसमें 8317040152 को कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।
बाकी आगे पढ़ते हैं इसमें। अब मैं बात करता हूं रॉक्स की, ज्यादा टाइम नहीं बात करेंगे रॉक्स के। रॉक्स क्या है यार, देखो आपने एक नाम सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक, सुना है? चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ, हमारी जो पृथ्वी है वो प्लेट्स के ऊपर फ्लोट कर रही है, प्लेट्स हैं और वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये थोड़ा ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मैं रॉक्स को थोड़ा जीएस के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपके चलिए अब जीएस में समझते हैं रॉक्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा जीएस के बारे में समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी और इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी हुई है, अलग अलग बातें बोलेंगे। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के नीचे कैसा है, पृथ्वी क्या है, तो हर लोगों ने अलग अलग दिया है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। अभी के लिए एक मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको कि भाई एक हाइपोथेसिस आई कि पृथ्वी जो है उसमें जो पहला हिस्सा है, देखिए अगर ये देख लेते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है जहां पे हम खड़े हैं, ये खड़े हैं यहां पे, क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये यहां पे ये लगभग 100 किलोमीटर का मोटा है ये जो ये है। और इसी क्रस्ट के ऊपर प्लेट्स हैं। ये प्लेट समझ लो, समझ रहे? प्लेट, ये क्रस्ट की बनी हुई प्लेट है, ये ऐसी प्लेट्स है, ये प्लेट है। और ये जो है प्लेट्स जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर। अब ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये एक है मॉल्टन लावा। मॉल्टन लावा है, गीला गीला सा लावा है, उसके ऊपर ये प्लेट तैर रही है। इसको इस तरह समझते हैं कि बाल्टी है, बाथरूम में बाल्टी पड़ी है, उसके बाद तो प्लास्टिक की हल्की छोटी प्लेटें डाल दो उसके ऊपर, तो तैर रही होती है ऐसे करके, ऊपर ही ऊपर, समझ नीचे। तो नीचे मॉल्टन लावा है। अब वो मॉल्टन क्यों है वो भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन समझ लो अभी मॉल्टन लावा है, उसके बाद प्लेटें तैर रही हैं, हम उसमें खड़े हैं, उसमें हम लोग खड़े हैं, ठीक है? अब ये तैरते 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 आपस में आके टक्कर मार देती हैं, मार दी हैं। जब प्लेटों की ऐसे तैरती रहेंगी, टक से टक्कर मार देंगी। अब जो टक्कर मारती हैं, इससे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। यही कारण है, टक्कर हुई ठम से, अर्थक्वेक आ गया इससे। अच्छा, अब अर्थक्वेक तो आ गया, चलो वो भी हो गया। अब एक चीज और होती है, जब दो प्लेट टकराई ऐसे करके, तो एक प्लेट हल्की होगी, एक प्लेट भारी होगी। अब भारी कौन सी होती है, हल्की कौन सी होती है? यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक है ओशियानिक प्लेट। यानी कि जहां पर लैंड ज्यादा है, ये लैंड, वो प्लेट जहां पर लैंड ज्यादा है वो हल्की होगी क्योंकि ये हल्का मटेरियल है। लेकिन जहां पर समुद्र का जो तल है वहां बेसाल्ट है, बेसाल्ट है, ये यहां पे सिलिकॉन ज्यादा डलता है, वहां बेसाल्ट जाता है, ठीक है? वो भारी प्लेट है, समुद्र वाली प्लेट, ठीक है? ऐसा समझते हैं इसको। ये डायग्राम ये होता है, ठीक है? ये समुद्र है, ठीक है? तो ये यानी जो जहां पर समुद्र का ये पोर्शन ज्यादा होगा, जिस प्लेट के ऊपर, ये भारी प्लेट होगा, पतला होगा लेकिन भारी होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? तो जिस प्लेट में समुद्र का पोर्शन ज्यादा होगा वो प्लेट हल्की सी भारी होगी, एज कंपेयर टू जिस प्लेट में लैंड का पोर्शन ज्यादा होगा। अभी समझ लेते हैं, बस दो प्लेटें हैं, एक भारी प्लेट है, एक हल्की प्लेट है, ठीक है? ये हैवी प्लेट है, ये लाइट प्लेट है। क्लियर हो गया? ठीक है? हैवी प्लेट क्यों है? क्योंकि यहां समुद्र का पोर्शन ज्यादा है, बेसाल्ट से बना हुआ है। और लाइट क्यों है? क्योंकि यहां लैंड की प्लेट ज्यादा है, यहां पे सिलिकॉन वगैरह ज्यादा इसमें आता है, ठीक है? ग्रेनाइट और इस तरह आता है। अब जब प्लेट टकराई तो एक चीज होती है, जो भारी प्लेट होती है वो अंदर धंसती है, अंदर धंसना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे घुसना शुरू हो जाएगी। और हल्की प्लेट जो है वो उसके ऊपर आ जाती है, भारी प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट उसके ऊपर जाएगी, ठीक है? समझ रहे हो? इसे कहते हैं सबडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबडक्शन। ये पूछा गया है, सबडक्शन प्रोसेस। भारी प्लेट नीचे जा रही है, हल्की प्लेट ऊपर आ रही है, ये तो हो रहा है। अब एक चीज और हो रही है, जब दोनों
प्लेटें टकराएंगी तो भाई गड़बड़ 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 तो होगी ना, इसके अंदर बहुत चीजें तो खड़बड़ खड़बड़ होगी, कुछ टूटे फूटेगा। तो यहां पर इस कॉर्नर पे कुछ चीजें टूटना शुरू होती हैं, ये अंदर धस भी रही है और यहां पर दो टकरा रही है तो चीजें ठीक है, टूट के ये चीजें ऐसे ऐसे बनना शुरू हो रही हैं, चीजें इन्हीं का मटेरियल से ये बनना शुरू हो रही हैं। मतलब दो प्लेट टकराई तो इनका अपना चीजें टूटी भी, टूट के एक नई चीज भी बनना शुरू हो जाएगी और इसी से बनते हैं हिमालयास, न्यू फोल्ड माउंटेन। हिमालय ऐसे बने हैं, जब दो प्लेट टकराई तो उनके जहां इस कॉर्नर पे पहले तो इन दोनों का जो मटेरियल था वो टूटा और एक नई चीज बनी जिसको हम कहते हैं हिमालयास, न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, एक और सा तो ये हिमालयास बन गए, इसलिए कहते हैं हिमालयास अभी भी बन रहे हैं क्योंकि ये प्लेटें अभी भी टकरा के अंदर घुसी जा रही हैं, इसीलिए प्लेटें घुस रही हैं अंदर। घुसने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें अभी टक्कर मतलब हो रहा है और अभी भी अर्थक्वेक, हिमालय पे अर्थक्वेक अभी भी आते रहते हैं, कभी उत्तराखंड में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है और हिमालय की हाइट बढ़ रही है, अभी रुकी नहीं है, बढ़ी रही है। क्यों? क्योंकि प्लेटें अभी भी अंदर जा रही हैं, जितनी अंदर जाएगी हिमालय और ऊपर होता जाएगा। ठीक है, अभी 4-5 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं साथ में, समझते रहना। ठीक है, अच्छा, जब प्लेट और अंदर चली जाती है, और अंदर चली जाती है, ठीक है, तब यहां पर हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण यहां पर चीजें होती हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। ये पत्थर जो होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और पिघल के क्या बनेंगे? लावा बन जाएंगे या मैग्मा, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्मा, मैग्मा बन जाएंगे, पिघल जाएंगे ना, हाई प्रेशर से पिघल जाएंगे। और जब एक रास्ता ऊपर से बन जाता है तो एक वॉल्केनो के रास्ते से ये बाहर भी निकल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लावा। तो जो चीज पत्थर वॉल्केनो के नीचे हैं, जो जैसे ये वॉल्केनो है, ठीक है, इसके नीचे हो गए यहां पर, तो यहां पर मैग्मा कहलाएगा, वो मैग्मा, ये समझना इसके अंदर है। फिर एक छोटा सा रास्ता उसको मिल जाएगा बाहर निकलने का, और जब बाहर निकल के ये बाहर गिरेगा तो क्या कहलाएगा? लावा, लावा। ठीक है, ये पत्थर पिघले तो मैग्मा के बन गए और फिर जब बाहर जाने का रास्ता मिला तो ये लावा बन गए, लावा बन गए। अब क्या हुआ? अब लावा, जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी फटा और लावा बाहर निकल के आ गया, और बाहर निकलने के बाद एक बहुत बड़े रास्ते पे जाके वो कहां गया, उसका कहां चला गया? ठीक है, ठीक है, ये लावा यहां बह गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये मैग्मा था ना, ये मैग्मा था, ये लावा आ गया, ये लावा। अब ये लावा क्या है? गर्मा गर्म लावा, ज्वालामुखी का निकलता हुआ। अब ये फैल गया पूरा, यहां जमीन में फैल गया। अब जमीन में फैल गया तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके ठंडा होना शुरू हो गया। अब ठंडा होना शुरू हो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे और सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड हुआ तो एक पत्थर बन गया, एक रॉक बन गई है, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, अग्नि पर्वत, अग्नि चट्टाने, इग्नियस रॉक, आग, आग की चट्टाने, लावा से। क्लियर हो गया? ठीक है, गर्म है, ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक कहलाया। अब यहां पे क्या है? क्या लिखा है? थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, लिखा ना, थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो गया? इसमें कोई लेयर नहीं है। अभी लेयर कॉन्सेप्ट क्या है बताऊंगा अभी मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जो हुए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेनाइट बनता है इससे, देख रहे हो, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये एग्जांपल याद रखना है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भाई ये बताओ इग्नियस रॉक के एग्जांपल कौन से? ये पीसेस प्री के बड़े फेवरेट सवाल नहीं है। ठीक है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल कौन से हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो, दिख और बता दूंगा मैं बाद में। ठीक है,
ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये पत्थर तो बन गया, लेकिन सूरज भी तो निकलता है रोज, बरसात भी होती है, हवा भी चलती है, मौसम ठंडा गर्म भी होता है, तो क्या पत्थर टूटना शुरू होते हैं, आपस में चिटकते हैं, चटक रहे ना, टूटना शुरू हो जाएंगे। टूटेंगे तो छोटे छोटे कण बन जाएंगे। अब एक कण बने तो हवा चली या पानी आया, अब ये जो कण बने, ये कण जो हैं, ये कण बन गए, टूट टाट गए, तो ये हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग टाइम पे छोटे छोटे कण, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और धीरे धीरे ये कण जो है ये और सॉलिड होना शुरू हो जाएंगे प्रेशर में। लेकिन क्या है, कण जो बनता है वो एक साथ नहीं उड़ते ना, कुछ अभी गए, फिर कुछ टाइम के बाद जाएंगे, फिर कुछ टाइम के बाद जाएंगे, तो लेयर बनती आएगी। जैसे धूल की लेयर नहीं बनती हमारी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी खड़ी कर दो तो पहले देखोगे तो हल्की सी लेयर होगी, 2 दिन बाद देखोगे तो एक और मोटी लेयर उसके ऊपर आ गई, 4-5 दिन, अगर मेरी गाड़ी हुई तो 15 दिन चली नहीं तो वो मोटी लेयर हो जाएगी उसके ऊपर, होती ना लेयर लेयर लेयर, ये है लेयर, ये है लेयर, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये लेयर बनना शुरू हो जाएंगी, लेयर लेयर, ये चट्टान जो बनेगी वो लेयरदार चट्टान बनेगी, और इस चट्टान को जो सॉलिड हो जाएगी थोड़ी तो बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या लेयर्स हैं, इसमें लेयर्स नहीं हैं, इसमें लेयर्स हैं। और ये सवाल कितने हजारों बार पूछा गया पीसीएस प्री में, क्या किस रूप में, कि बताओ फॉसिल्स किस रॉक में होते हैं, फॉसिल यानी कि जीवाश्म किस रॉक में होते हैं, सेडिमेंट्री में होते हैं। क्यों होते हैं फॉसिल्स, यहां नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां क्यों मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। डायनासोर था, मर गया, डेड बॉडी पड़ी हुई, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर एक धूल की लेयर आई। जैसे मान लो डायनासोर यहां पर मर गया, मान लो डायनासोर था, ये मर गया, तो धीरे धीरे एक लेयर आई इसके ऊपर, एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तो वो लेयर दर लेयर करते करते डायनासोर की बॉडी उस लेयर दर चट्टान में घुस गई। और जब फिर कभी खुदाई होगी, इंसान आएंगे, खुदाई करेंगे, चट्टानों को हटाएंगे, तो नीचे जो है डायनासोर की डेड बॉडी पड़ी होगी, फॉसिल्स पड़े होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में होता है, ये ना इग्नियस रॉक में होता है, ना इसके बाद जो बनने वाली रॉक मेटामॉर्फिक है उसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है। समझ रहे हो रॉक का फंडा, मैंने बहुत बड़ा तुम्हें टॉपिक कवर करा दिया है, समझ लो इस तरह से। तो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स जो हैं यहां मिलते हैं, फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, याद रखना। चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, यही पूछेगा आपसे कि किसमें अवसादी चट्टान, फॉसिल, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, पेट्रोलियम कहां मिलते हैं, सब यही मिलते हैं, जो गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सब यही मिलते हैं, इसी टाइप ऑफ रॉक में मिलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेडिमेंट्री का, थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब वही छोटे छोटे जो हमारे जो कण थे। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, खासियत क्या है इसकी, खासियत यह है भैया कि लेयर्ड है, लेयर है इसके अंदर। ठीक है ना, मेन है ये, समझो, इजी टू नंबर हटा दो, लेयर है। सेडिमेंट्री रॉक की क्या है, लेयर द चट्टान है ये। ठीक है, एग्जांपल कौन सी इसके अंदर है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, आयरन ओर, ये रॉक सॉल्ट, खासकर ये सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये जब ये रॉक जो है और टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ कंप्रेस की जाती है, यही रॉक जब और दबा दी जाती है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, इसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है भाई, प्रेशर। और अब आप लोग आए हो, यंग हो, बिल्कुल एनर्जी से, आप पे प्रेशर पड़ा कोचिंग का, टीचर का, अब आईएएस बन गए। जिसने बर्दाश्त कर लिया प्रेशर को वो आईएएस पीसीएस बन गया, जो बर्दाश्त नहीं कर पाया वो घूम ही रहा है। तो प्रेशर से आपका स्वरूप चेंज हो जाता है। उसे सेडिमेंट्री रॉक्स का भी जब प्रेशर पड़ा तो उसका स्वरूप चेंज हो गया, रूपांतरित हो गई। तो ये सैंडस्टोन स्लेट बन गए, नीज बन गया, पायलाइट बन गया। और एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा रॉक कन्वर्ट होकर क्या बनता है,
वो तो बनता है, एग्जाम्पल यहां से बनता है, लाइम स्टोन सैंडस्टोन बन जाएगा, किस कौन सा क्या बन जाएगा, ये सब डिटेल में और पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये रॉक्स समझ में आ गया, ये फंडा क्लियर हो गया। तो हमने ये देखा कि रॉक्स जो पत्थर थे, ये जो पत्थर थे, ये अलग अलग पत्थर थे, तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ और ये किस रूप में बनते चले गए, क्या क्या लेयर था, क्या लेयर नहीं था, और इनको हम समझ रहे हैं कि भाई ये इग्नियस रॉक रहा कि मेटामॉर्फिक रॉक रहा कि सेडिमेंट्री रॉक रहा, क्या रॉक रहा। तो ये म्यूजियम कहां बना है? हैदराबाद में। क्लियर हो गया? ज्योग्राफी क्लियर, करंट अफेयर्स क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र साहब बहुत काम कर रहे हैं, तो एक इन्होंने काम और किया, इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय नेशनल विज्ञान दिवस पर थीम लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेशनल साइंस डे होता है, उस पे किस बेस पे चलेगा, क्या थीम लेंगे। हर साल हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। कब मनाते हैं नेशनल साइंस डे? बताओ। 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? सीवी रमन साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका बर्थडे होता है, ठीक है। तो 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं, तो हर साल उनको हम नहीं, ऑन दिस डे सीवी रमन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अब रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, उससे पहले समझते हैं कि साइंस डे में क्या बोला गया था। कि जो साइंस डे में, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाएगा, उसकी जो थीम लॉन्च की गई है, जितेंद्र जी ने की है, ठीक है। उसका जो थीम है वो है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको एग्जाम में याद रखना है। 28 फरवरी तो याद रखनी है, 28 फेब, ठीक है। सीवी रमन साहब थे, इनके उसमें रमन इफेक्ट सब पढ़ लेंगे। लेकिन कभी आपसे पूछते हैं, दो चीज और पूछते हैं, या तो आपसे थीम पूछ लेगा कि किस थीम पे हुआ है, या आपसे पूछेगा कहां हुआ है, साइंस डे कहां मनाया जा रहा है, या एक होता है साइंस कांग्रेस भी आती है, ठीक है। लेकिन यहां पे थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब हिंदी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इंग्लिश पढ़ लेना, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्लियर हो गया? किसने किया है? जितेंद्र जी ने किया है, जितेंद्र सिंह, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं रमन इफेक्ट, कि भाई नेशनल साइंस डे जो सीवी रमन जी के उस पर उनको रमन इफेक्ट आया, और जिस पे उनको नोबेल मिला, पहले एशियन थे जिनको नोबेल मिला है साइंस एंड टेक में। इससे पहले एक बंदे को और मिल चुका है, गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, वो पहले थे, ठीक है। साइंस के लिए इनको मिला है, ठीक है, सीवी रमन को, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये समझते हैं कि ये रमन इफेक्ट है क्या। रमन इफेक्ट क्या होता है बताओ। अच्छा देखो, हिंदी पढ़ते हैं। रमन इफेक्ट चेंज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर व्हेन ए लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल। एक रोशनी है, वो निकली, ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल से वो टकराई, कोई रोशनी निकली और किसी भी अलग मॉलिक्यूल से टकराई, ठीक है। जैसे यहां पर है, ये रोशनी निकली और किसी भी मॉलिक्यूल से टकराई। टकराने के बाद क्या होगा कि मैक्सिमम तो क्या होता है कि ये जो निकली वैसे ही लाइट जो है वेवलेंथ तो चली जाती है, टकरा के बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हल्का सा स्कैटर्ड भी होती हैं। मतलब अगर 100% यहां से गया तो 100% यहां पे नहीं आया, 100% जो है वो 95% में कन्वर्ट हो गया होगा। 5% जो है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हुआ, जो उसको रमन ने समझ लिया था। रमन स्कैटर्ड लाइट है, वो इसको बोलते हैं रमन स्कैटर्ड लाइट, कि अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी तो 100% वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, कुछ लाइट ऐसी एक्स्ट्रा होगी जो अलग से निकल जाएगी, जिसको रमन स्कैटर्ड लाइट कहा जाता है। इसकी वेवलेंथ इससे अलग होगी। अब वेवलेंथ क्या चीज होती है? वेवलेंथ ये होता है आपका, ये होता है आपका,
ये तो ना वेवलेंथ, ठीक है, ये लैम्डा होता है आपका, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ है वो इससे अलग होगा, मतलब दोनों का अलग तरीका, अलग चीजें होंगी इसके अंदर। तो इसका, इस चीज को समझने के लिए रमन इफेक्ट को इनको नोबेल दिया गया, क्योंकि इसके कई काम हैं, अभी पढ़ेंगे कि ये कहां इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल। अब हम साइंस में आ गए हैं, हम करंट अफेयर से साइंस की तरफ, क्योंकि सवाल पूछा जाता है आपसे, पहला बताओ ये पूछा जाता है कि रमन इफेक्ट क्या चीज है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यह आंसर होता है अमूमन, जो आंसर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ये तो ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। 28 फरवरी, हाँ भाई बना लिया, रमन इफेक्ट पे होता है, थीम हमें याद कर ली, करंट अफेयर्स हो गया। लेकिन अब अगर आपसे ये सवाल पूछ ले 4-5 ऑप्शन डाल के कि बताओ इन 4-5 जो डेली एक्टिविटीज में किसके अंदर रमन इफेक्ट शो हो रहा है, तो वो तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इस खोज का कुछ तो एप्लीकेशन होगा ना, इस खोज का कुछ तो एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जा रहा होगा, तभी तो उसको नोबेल मिला है, यानी कुछ बड़ी चीज खोजी गई है। अब वो बड़ी चीज में कहां का इस्तेमाल हुई है वो पढ़ते हैं, कहां कहां पे इस्तेमाल की गई है। मेडिसिन टैबलेट के अंदर एपीआई, एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे दवाइयां बनती हैं, एपीआई उसमें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। इन मेडिकल टैबलेट, याद रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। रमन इफेक्ट कहां इस्तेमाल हो रहा है, एपीआई के अंदर, मेडिकल फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। रमन इफेक्ट विल शो द केमिकल कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्योरिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एपीआई आता है ये, एपीआई, ठीक है। फार्मा में क्या बात, अब देखो तुम सोचोगे फिजिक्स है और कहां फार्मा, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्योरिटी जानने के लिए काम आता है वो, जिससे दवाई बनती है, जिस मॉलिक्यूल से दवाई बनती है, ठीक है ना, उसके लिए। फिर इन कॉस्मेटिक में, ठीक है, इट विल क्लियरली शो द डेप्थ ऑफ द एक्ट ऑफ केमिकल मटेरियल यू अप्लाई ऑन योर स्किन। आप जो केमिकल लगा रहे हो अपनी स्किन के ऊपर, उस पर दिखता है वो, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ डायमंड मटेरियल एंड ग्रीन जेमस्टोन्स, डायमंड की क्वालिटी जानने के लिए। डिटेक्टिंग बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो बॉम्ब, ड्रग्स, हिडन सब्सटेंस, हैजार्डियस केमिकल एंड गैसेस, क्योंकि ऐसा सेंसर बनाया गया होगा जो कि स्कैटर्ड लाइट को पकड़ लेता होगा, तभी तो डिटेक्ट करते हैं ना कि बॉम्ब है कि नहीं है, क्योंकि पता है ना कि 2% 5% तो स्कैटर्ड लाइट होती है, उसी को कैसे करना होगा, वही सेंसर बना दिया गया होगा। तो हम वो बॉम्ब भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रग्स भी, हिडन सब्सटेंस, केमिकल गैस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन फाइंडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ कैंसर ट्यूमर, कितना इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हल्की चीज ही तो पकड़नी पड़ती है, हल्का सा चेंज जो हो रहा होगा अगर उसको पकड़ लिया तो सब पकड़ लेंगे चीजों को क्या हो रहा है, जो बदलाव हुआ है, जो एक लाइट गई और किसी से टकरा कर, वैसे तो मैक्सिमम निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का फुल्का जो रह गया, इसको अगर हमने पकड़ लिया तो हम चीज को पकड़ लेंगे क्या बदलाव आ रहा है इसके अंदर। तो वही चीजों से कितना चीजें आ रही हैं, हमें कॉस्मेटिक में भी समझ में आ रहा है, मेडिसिन में समझ में आ रहा है, फिजिक्स में, बॉम्ब में समझ में आ रहा है, ठीक है। इट हैज बीन यूज्ड इन नासा इन मार्स मिशन टू रिसर्च, वहां पे क्या बदलाव आ रहा है लाइट का, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन द आर्कियोलॉजिकल फील्ड टू फाइंड द मटेरियल एंड इट्स डिटेल। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आप जमीन खोद कर चीजों निकालते हो उस पर होता है। इतनी सारी चीजों पे ये रमन इफेक्ट आ रहा है। ये इतना बताने का सिर्फ एक मकसद है कि भाई अभी तक तो बहुत सिंपल से पूछा जाता था कि साइंस डे में थीम क्या है, आपने बता दिया। कब बनाया गया 28 फरवरी, आपने ये भी बता दिया। आपने बोला किसके ऊपर बनाया जाता है, रमन साहब के ऊपर बनाया जाता है, वो बता दिया, सीवी रमन के ऊपर। रमन ने क्या दिया था, रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट क्या होता है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ये बता दिया। लेकिन अब चूंकि पीसीएस पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपसे, क्योंकि ये यूपीएससी पूछे गए ऐसे सवाल, इसलिए यहां पे आओ, अगर आपको वो 4-5 एप्लीकेशंस दे देता है या आपसे ये बोलता है कि रमन इफेक्ट जो है वो कहां कहां इस्तेमाल हुआ होगा, जो रमन इफेक्ट की जो खोज है वो किस किस चीज में है, तो पता तो होना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहां कहां है। अब आपको समझ में आ गया कि यार इतनी चीजों में रमन इफेक्ट हो रहा होगा। ये तो मैं भी जब पढ़ता था मैं समझता कि रमन इफेक्ट तो मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन सी बड़ी खोज हो गई, ये कौन सी बड़ी खोज है, नोबेल क्यों मिल गया इनको यार,
कि लाइट स्कैटर कर जाएगी तो नोबेल मिल जाएगा, ये बता देंगे तो। लेकिन आप समझ में आया ना कितनी चीजों में काम आ रहा है ये होता है, ये समझो। यहां तक पहुंचोगे इसका मतलब यूपीएससी पहुंच गए हो, आप पीसीएस का भी कम आगे पहुंच गए हो, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आ गया ना। ये होती पढ़ाई। थोड़ा सा और आसान वाला लगता है। एक रिपोर्ट आई है कि भाई तेलंगाना जो है हमारा, वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां जो कि ओपन डिफेक्शन फ्री गांव हैं, यानी कि लोग बाहर शौच के लिए नहीं जाते हैं, लैट्रिन जो है वो लैट्रिन यूज करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, ठीक है। सब उसमें कौन सा सबसे ऊपर है? तेलंगाना है। तो ये सवाल आपके सिंपल फैक्चुअल सवाल है कि नंबर 1 में कौन है? तेलंगाना। फैक्चुअल सवाल है आपके ये, ठीक है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो तेलंगाना टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। अब चूंकि तेलंगाना से था, थोड़ा सा मैंने कहा चलो पूछे पाछे आपसे क्या होता है। तेलंगाना के ऊपर एक सवाल आ सकता है भाई, जो कि पॉलिटिक्स जोड़ सकते हैं कि 2022 तक जहां पर ये वीडियो बन रहा है, 6 राज्य 28 में से ऐसे हैं, 28 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद। पढ़ा है ना वो? नहीं पढ़ा? विधान परिषद एक होता है विधानसभा, और एक और होता है अपर हाउस, वो होता है विधान परिषद होता है। जैसे कि यहां पर होता है लोकसभा और इसके ऊपर क्या होता है? राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस है ना। तो लेकिन जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं है, हर राज्य में नहीं है। सवाल आपसे यही पूछता है आपसे कि विधान परिषद किन राज्यों में है? तो पहले 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें तेलंगाना चूंकि नया राज्य है, ये जोड़ा गया इसके अंदर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 राज्य हैं 28 में से, जिसके बाद विधान परिषद है। और विधान परिषद होना ना होना सिंपल पार्लियामेंट का पावर होती है बनाने की, करने की, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तेलंगाना, ये बताओ, तेलंगाना लैंडलॉक्ड स्टेट है कि कोस्टल स्टेट है? लैंडलॉक है कि कोस्टल है? मतलब समुद्र से टच करता है कि नहीं करता है? ये अब आज मैप देख के आना ठीक है, पता तो रहे। थोड़ा सा और लास्ट में, एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है गंजम, उड़ीसा में गंजम है, उसने क्लेम किया है कि वो पहला फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। चाइल्ड मैरिज फ्री, यहां चाइल्ड मैरिज होती ही नहीं है, ये क्लेम किया उसने, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज के ऊपर कुछ कानून बनाए गए हैं और आजकल खबर में भी है, ठीक है। तो पहले अगर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कुछ पूछ लेगा आपसे, तो आपको तो ये बताना चाहिए किसने किया था? भाई गंजम ने किया। भाई सीधी सी बात है, पहले तो यही सवाल आ जाएगा करंट अफेयर्स के ऊपर, कहां पे किया? तो गंजम ने किया, ठीक है। कहां का है? उड़ीसा का है। अब चाइल्ड मैरिज का इतिहास चले लेकर हम, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आया था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। एक साहब हुआ करते थे, इनका नाम था हरबिलास शारदा थे। ये इन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि जो बच्चे हैं शादी की उम्र के, लड़का लड़की, इनकी एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। पहले क्या था, 10 साल में शादी होया करती थी। तो इन्होंने बहुत एफर्ट किया हरबिलास शारदा ने, और अंग्रेजों को फोर्स किया कि आप ऐसा कानून लेकर आओ जिसमें बच्चों की उम्र थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी जाए, लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल कर दी जाए। क्लियर? इसीलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट या शारदा एक्ट। पीसीएस 2021 में सवाल आ गया भाई, शारदा एक्ट किस साल बना था? 1929, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 सवाल आ चुके हैं। एक तो पूछा गया कि कब बना, 1929। एक बार पूछा गया कि ये एक्ट जो है इससे कौन जुड़ा हुआ है, महान हस्ती हरबिलास शारदा,
एक बार पूछा गया कि शारदा एक्ट में लड़का लड़की की उम्र क्या फिक्स की गई है? 14 और 18। ये तो मेंस का, पुराने मेंस का सवाल है ये। 14 और 18, ठीक है। अभी क्लियर हुआ भी आप लोगों का शारदा एक्ट। अब उसके बाद क्या हुआ? देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो बोला कि नहीं नहीं यार, 14 साल बहुत कम होती है, थोड़ी एज बढ़ाई जानी चाहिए। फिर हमारे यहां देश में फिर से एज बढ़ाई गई लोगों की, ठीक है। और बाद में करते करते जो आजकल फिलहाल एक जो हम लोग देख रहे हैं, एक आता है चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट, जिसमें जो एज है औरतों की वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ आप पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो, सभी लड़कियों की एज जो 21 साल कर दी गई है, ठीक है। सबकी पर्सनल लॉज, अब ये क्या होते हैं? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है ना हमारे देश में। शादी ब्याह, डिवोर्स और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते, इन कानून के ऊपर हर धर्म के अपने अपने कानून बनाए गए हैं। वैसे मुसलमानों का क्या है, वहां 4 शादियां अलाउड है, लेकिन हिंदू में एक ही है। तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हो रखा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है। हमारे देश में अभी सिस्टम ये नहीं है। हमने बोला है कि हम करेंगे डीपीएसपी में, किसमें? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 44 याद रखना, ये बोलता है कि ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब लागू किया जाए। लेकिन इसके भी पीछे कहानी कि क्यों लागू नहीं किया गया, क्या हुआ था 1950 के आसपास, नेहरू ने क्यों नहीं कर पाए, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया उसने बोला है कि चाहे कोई भी हो आपका, भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन ये जो कानून है सब पे इंप्लीमेंट होगा, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए? हिस्ट्री भी समझ में आ गई आपको, करंट भी समझ में आ गया आपको, और ये पॉलिटी भी समझ में आ गया आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई समस्या हो तो बता दीजिए। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको पढ़ाई करने का मन है थोड़ा सा, तो ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करें।